हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेट 3 का क्वेश्चन पेपर। बहुत आसान है, इसलिए मैंने नोटबुक से पहले मैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व आपको कराऊंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न 2-2 नंबर के हैं और 13वां प्रश्न 5 नंबर का है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न कितना अधिक आसान है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। भाई मूल बिंदु ये अगर आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, y डैश y एक्स डैश, तो ये जहाँ मिलते हैं वो मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। तो इससे सरल क्वेश्चन कोई आपको मिल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस कोण का प्रकार की सहायता से निर्माण संभव नहीं है। तो आप छोटी क्लासेस से ही कोण बनाते आ रहे हो। 70 को छोड़ दें तो 60 का, 90 का, 135 का, ये सब हम प्रकार से बनाते हैं, लेकिन 70 डिग्री का जो कोण है वो प्रकार की सहायता से संभव नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, यदि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 2 ट्रायंगल्स। एक बार मैं जरा इंग्लिश में और जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ये ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु 0, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। कंपास की हेल्प से कौन सा एंगल नहीं बनेगा भाई 70 डिग्री का। 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी खालिस्तान बराबर हो। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर डैश आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब 2 ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, जैसे एक 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का एक दूसरे को पूरा ढक ले। वो तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के रेडियस सेम हो, यानी उनकी त्रिज्याएं सेम हो। तो सर्वांगसम वृत्तों की केवल त्रिज्याएं समान होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की मैंने बताया कि आपको रेडियस या त्रिज्याएं सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 में भुज का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन द पॉइंट -3,5। ये कार्तीय अक्ष आपके सामने है। अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ये x और ये y होता है। इस पॉइंट को अगर मैं p नाम दे दूं तो ये xy होता है। x हमेशा भुज या एब्सिसा कहलाता है, ठीक है भाई। और y को हम हमेशा क्या कहते हैं, बाद वाले को कोटि, और इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा जी ऑर्डिनेट। तो बहुत ही आसान प्रश्न। इसमें एब्सिसा या भुज का मान क्या है, तो -3 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी पेन चलाने की जरूरत नहीं, इससे सरल पेपर हो नहीं सकता कोई भी। प्रश्न नंबर 5 क्या है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी खालिस्तान कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स। भाई ये सर्कल है, मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, मैं पेंसिल से बनाती हूँ। ये मैंने कंपास और ये भी तैयार किया हुआ है भाई। इसी पर मैं एक सर्कल आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 1 मिनट में मेरा हाथ अड़ेगा, 2 मिनट के लिए आपके बीच में। ये मैं यहाँ एक, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि ये हिल गया हमारा पेपर। तो इसको जब मैंने बनाया, ये देखिए, एक बार नोटबुक पर ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने नीचे नोटबुक रखी हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और इस सर्कल की जो भी आपकी लेंथ है, मान लो अब ये यहाँ पर मेरा सर्कल ख़त्म हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर ख़त्म हुआ। तो ये जो लेंथ है, अगर ये एक वायर है, ये एक तार है और इसको मैं काट दूँ और नापूँ, तो वो लंबाई क्या है। कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या है कि ये पूरा बाहर का जो एरिया है, जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है, ये लंबाई क्या कहलाती है, तो ये लंबाई परिधि कहलाती है। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु की कोटि 8 है और वह बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु क्या है। इफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8 एंड लाइज ऑन y एक्सिस। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। ये y अक्ष है, कोटि 8 है। कोटि मैंने अभी अभी आपको बताया इसी लेक्चर में कि कोटि मीन्स y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ 8 है, ये 8 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पर हमेशा x 0 होता है और y 8 होता है। तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा 0,8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7, वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित है। बहिर्भाग, अभ्यंतर। बहिर्भाग माने वृत्त के बाहर,
अभ्यंतर माने वृत्त के अंदर, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर। भाई ये सर्कल अभी ड्रॉ किया है मैंने, तो यहाँ कंपास रख के बनाया है, तो यही तो सेंटर हुआ ना। तो ये अंदर है कि बाहर है? अंदर है, तो अंदर का मतलब अभ्यंतर या इंटीरियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण समान माप के हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? इफ टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल मेजर्स देन व्हाट विल बी द मेजर्स ऑफ ऑल थ्री एंगल। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज को याद करो क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये तो हो गया भाई 90 डिग्री का, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया हमारा ABC, बाकी के दोनों बराबर हैं, तो ये कितना है x और ये कितना है x। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ करती हूँ x जमा x और तीसरा कितना है 90 बराबर है 180 डिग्री। x और x कितना हो गया 2x, 90 को भैया राइट साइड में ले जाओ, 180 घटा 90 यानी 90। तो 2x बराबर है 90 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो ये कोण भी 45 डिग्री और ये भी। वैसे भी मौजूबानी क्वेश्चन है 45 45 90 और 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 का है, दोनों बराबर है, तो वो कितने कितने के होंगे? तो वो तीनों कोण 45 45 और 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 45 एंड 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 नंबर तो ये तो सब बच्चों के कंफर्म होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये कह रहा है कि इसमें सेम लेंथ की कुछ ही गिनी चुनी जीवाएं होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं। सेम लेंथ की भी इनफाइनाइट कोड्स होंगी। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य है, गलत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस चतुर्थांश में, ध्यान देना, या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 और -3 -5 स्थित हैं? इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स लाइज? क्लियर? तो अभी हमें पॉइंट्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कार्तीय अक्ष बनाकर ही दिखा देती हूँ। देखो मैं आपको बता दूं कि केवल चतुर्थांश पूछे हैं, चतुर्थांश पूछे तो आपने वैसे एक्चुअल में पॉइंट प्लॉट करने नहीं है। पॉइंट प्लॉट करना इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपको सिर्फ इनके अक्ष या चतुर्थांश बताने हैं। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, -1 -2 1 2 3 4। तो ये देखो बेटा जी, यहाँ पर आपका ये पॉइंट है -2 4। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में। तो आपने जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वो कैसे करना है, आपने ये लिख के आना था अपने पेपर में। यहाँ तो आपने बिंदु, या इंग्लिश में कहूँ तो मैंने पॉइंट लिखना था, और यहाँ पर आपको चतुर्थांश ऑब्लिग अक्ष लिखना था, क्वाड्रेंट ऑब्लिग एक्सिस। पहला पॉइंट हमारा है -2,4, -2,4। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये किस में है? हमारा दूसरे चतुर्थांश में। किस में है? हमारा दूसरे चतुर्थांश में। अगला पॉइंट मैं दिखाती हूँ, x 3 है, y -1 है। पहले मैं इनको लिख ही देती हूँ, x 3 है, y -1 है आपका। और बेटा जी तीसरा बिंदु है x -1 है और y 0 है, और चौथा बिंदु है हमारा x -3 है और y -5 है। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x 3 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। x 3 है और y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है तो भाई नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आओगे। तो ये कौन सा? देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? चौथा। तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ या चौथे चतुर्थांश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। x -1 है, y 0 है। बड़े ध्यान से देखना है, x -1 है, ये है -1 और ये लाइन है, ये कोई चतुर्थांश नहीं है, ये x अक्ष है हमारा, ये x अक्ष है। तभी आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। मैंने अपनी क्लास में इन क्वेश्चंस की बड़ी प्रैक्टिस कराई है और इस चीज़ पर विशेष फोकस किया था कि भाई अक्ष और चतुर्थांश में आपने डिफरेंस रखना है। तो ये हमारा है x अक्ष पर,
एक्स अक्ष पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की वजह से कोई खास जरूरत नहीं है, एक्स अक्ष ये पूरा ही होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऋणात्मक एक्स अक्ष पर, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। और एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, -3 -5, तो बेटा ये तो -3 होगा और -5 नीचे, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सॉल्यूशन का पार्ट केवल इतना है, ये करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। अब यहाँ पर हम कंपास और पेंसिल वगैरह कुछ थोड़ा सा उठाते हैं। प्रकार की सहायता से एक अधिक कोण की रचना कीजिए। अधिक कोण, देखो कैसे, कितना सरल प्रश्न है लेकिन घुमा दिया। हमने बनाना है भाई अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो कोण 90 से ज़्यादा का हो वो अधिक कोण होता है। तो आपने फुटे की सहायता से एक सरल रेखा खींचनी है, ठीक है, उसको आपने कोई भी नाम दे देना है ए बी। ये कंपास थोड़ा सा ना लूज है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है अभी यहाँ। हमने ये लेना है कंपास को और पेंसिल को इक्वल लेवल पर रखते हुए और एक आर्क लगानी है। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो शायद कि एक आर्क हमने लगानी है और इतना ही कंपास खुला रखते हुए जहाँ ये आर्क काट रही है यहाँ से एक आर्क लगाई तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, और एक आर्क और लगाई तो ये 120 का हो गया, और ये अधिक कोण है। तो इस पॉइंट को इस ए पॉइंट से अब हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए मैं एक बुक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी स्केल का प्रबंध हो नहीं पाया मेरे पास। तो ये इन दोनों को जब आप यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ये जो आपका कंप्लीट एंगल बनेगा बेटा वो 120 डिग्री का होगा और ये हमारा अधिक कोण होगा। तो ये बात आप इसमें ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो कोण, क्योंकि ये प्रश्न हमारा 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो जो कोण, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं उन्हें अधिक कोण कहते हैं। थोड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, नंबर तो शायद आपके टीचर नहीं काटेंगे कि आपने ये बात क्यों नहीं लिखी, उन्हें अधिक कोण कहते हैं। 2 नंबर के हिसाब से सिर्फ एक कोण बनाना तो थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न नंबर 12, चित्र आपको साथ में दिया हुआ है। तो इस चित्र को मैं एक बार यहाँ फिर से सफाई से ड्रॉ कर देती हूँ। ये इस तरह का आपका डायग्राम है। इसमें 2 तरह की आपको ट्रायंगल गिवन है, तो मैं यहाँ 2 कलर के पेन यूज़ करना चाहूँगी ताकि आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सको। पहले तो ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट एंगल 69 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल 31 डिग्री है, ठीक है। ये आपको डायग्राम गिवन है। और एक आपको गिवन है बी डी सी, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैं हटके बना रही हूँ, बी डी सी ब्लैक कलर से, ठीक है, बी डी सी। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि इस चित्र में एंगल ए बी सी कितना है, 69 डिग्री, ये वाला ब्लू कलर से। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी भी कितना है हमारा, 31 डिग्री, और हमने एंगल बी डी सी बताना है भाई, ये बताना है। अब आप एक बार इस डायग्राम को फिर ध्यान से देखो। ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है, ब्लैक को भूल जाओ, ब्लू कलर में ए बी सी ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी सी के 2 एंगल हमें पता है, तो हम तीसरा एंगल इसका निकाल सकते हैं। मैं यहाँ इस ट्रायंगल को एक बार फिर से बना रही हूँ, ए बी सी, ये हो गया 69 डिग्री, ये हो गया 31 डिग्री। आप यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी जमा कोण ए सी बी जमा कोण बी ए सी कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ए बी सी कितना है, 69 डिग्री। ए सी बी कह लें या बी सी ए कह लें, कितना है, 31 डिग्री। बी ए सी हमने फाइंड करना है, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10,
प्लस कोण BAC बराबर है 180 डिग्री। 100 को राइट साइड में ले जाओ तो कोण BAC हो गया 180 डिग्री घटा 100 यानी कि 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका आ गया 80 डिग्री। अब यह एक छोटी सी बात आपको याद करनी है सर्कल में कि अगर ये जीवा है तो ये 2 टुकड़े करती है वृत्त के और ये वृत्तखंड कहलाते हैं, और एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। अगर इस जीवा का नाम PQ है और ये एक वृत्तखंड में 5 कोण बनाती है PRQ, PMQ, PAQ, PBQ, तो ये सभी कोण समान होते हैं। अब BC एक जीवा है। अब आप यहाँ छोटी सी बात लिखेंगे कि BC एक जीवा है, ठीक है, इसलिए जो कोण BDC है, कोण BDC है वो उतना ही होगा जितना कि कोण BAC। कारण लिख दीजिएगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं भाई वो हमारे इक्वल होते हैं। BAC हमें पता है कितना आ गया 80 डिग्री, तो कोण BDC भी आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंड हेंस वी डन। ये कुछ भी आपने फाइनल पेपर में नहीं करना था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। बहुत आसान प्रश्न है। फिर देख लीजिए, त्रिभुज ABC के 2 कोण हमें पता थे। तीसरा कोण हमने, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, उसकी हेल्प से हमने थर्ड एंगल फाइंड किया। अब BC एक हमारी कोड है और ये दोनों हमारे, इसने ये नहीं कहा कि दिस इज डायमीटर, एक कोड हम लेके चल रहे थे, ये दोनों हमारे क्या हो जाते, सेगमेंट हो जाते। एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल सेम होता है, तो एंगल BAC उतना ही होगा जितना एंगल BDC। BAC 180 है तो एंगल नहीं 80 है तो BDC भी हमारा 80 डिग्री आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगर आपको टॉपिक लॉजिक क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 2 चॉइस हैं, दोनों मैं आपको समझा रही हूँ। ये इजी पड़ेगा वैसे कि दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 135 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, क्योंकि जो बच्चे ड्राइंग ले रहे हैं उनको तो ये और भी इजी पड़ने वाला है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। प्रूव दैट इफ कोड्स of congruent circles subtend equal angles at their centers then the codes are equal। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपको डायरेक्ट इसका प्रूफ कराने जा रही हूं। तो हम कैसे करते हैं, थ्योरम को दिया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रूफ, इस तरह से। तो ये क्या कहता है कि यदि हमारे पास 2 सर्वांग समवृत्त हैं और उनकी कोई 2 जीवाएं हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारे पास ये 2 सर्वांग समवृत्त हैं, ठीक है। और वृत्त जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये हमें पता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चे, इसमें हम लिखते हैं दिया है 2 सर्वांग सम वृत्त हमें गिवन है, दिए गए हैं। 2 सर्वांग सम वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश हैं, ठीक है। हमें 2 सर्वांग सम वृत्त दिए गए हैं जिनके केंद्र O और O डैश और उनकी जीवाएं हैं। मान लीजिए मैंने अब ये O इधर लिख दिया, थोड़ा ये बीच में पड़ेगा, थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं। ये इसकी एक जीवा है AB और इसकी जीवा का नाम है PQ, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं जीवाएं कि ये केंद्र पर जो एंगल बना रही है वो एंगल बराबर है। एंगल, हमें जीवा के बारे में कुछ नहीं पता, मैं फिर बोल रही हूं आपको कि हमें जीवा के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे कि O व O डैश है, जीवाएं AB व PQ इस प्रकार हैं, ध्यान देना है, जीवाएं AB व PQ इस प्रकार हैं कि कोण AOB किसके बराबर है, PO डैश Q के। ये हमें गिवन है। हमें 2 सर्वांग सम वृत्त दे रखे हैं, हमने उनके केंद्रों को O और O डैश मान लिया। कुछ चीजें हमें अपनी तरफ से भी करनी पड़ती हैं। एक वृत्त में AB जीवा है, दूसरे में PQ है। दोनों ने केंद्र पर जो कोण बनाए हैं उन कोणों की पैमाइश, उनका मेजरमेंट, उनका वैल्यू सेम है। एक है एंगल AOB, एक है एंगल PO डैश Q, बोथ आर इक्वल।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब ये क्या कहता है कि सर्वांग सम तो वृत्त हो गए, उनकी जीवाएं हो गई, उन्होंने केंद्र पर बराबर कोण बना दिया, तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर है, प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। तो प्रूव क्या करना है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी कोड की लेंथ पी क्यू कोड के इक्वल है। तो इनको प्रूव करने का एक ही हमारे पास तरीका होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो हम इसका प्रूफ या प्रमाण ले लेते हैं। अब प्रमाण में हम क्या लें भाई, ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास, इनको समहाउ आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ए ओ बी व पी ओ डैश क्यू में क्या क्या है, ध्यान से देखना। एक तो हमें ये पता है कि एंगल ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू इक्वल है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल पी ओ डैश क्यू के। ये हमें गिवन है, हिंदी में लिखें तो दिया है। क्लियर है। अब आप एक बात देखो कि ए बी और पी क्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसी पेपर में हमारा क्वेश्चन आया है कि सर्वांग सम, कहाँ गया अभी क्वेश्चन, अभी अभी आया था कि सर्वांग सम वृत्तों की क्या बराबर होती हैं, त्रिज्याएं। ये रहा, सर्वांग सम वृत्तों की क्या बराबर होती हैं, त्रिज्याएं। तो यानी कि ओ ए ओ डैश पी ओ बी ओ डैश क्यू, ये चारों ही बराबर हैं, ये चारों ही बराबर हैं। तो ये बात आपको अब यहाँ लिखनी है कि ओ ए ओ डैश पी के बराबर है, क्योंकि दो सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, समान होती हैं। दो सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। और इसी बात को यहाँ लिख दो कि OB की लंबाई किसके इक्वल है, O डैश क्यू के। और इन दोनों पर ये एक ही रीजन अप्लाई होता है। क्लियर भाई। हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं कि हम ये देखते हैं कोई संगत अंग बराबर हो, तो AOB तो PO डैश क्यू के बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, और ये इसके बराबर है। तो दो भुजाएं और एक कोण उनके बीच का बराबर हो गया, तो कौन सा नियम लग गया, SAS सर्वांग समता नियम से। बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश क्यू। क्लियर। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत अंग समान होते हैं बचे हुए। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। इट मीन्स AB इज इक्वल टू PQ। इसे हम कहते हैं CPCT। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो AB PQ के इक्वल आ गया। AB PQ के इक्वल आने का मतलब AB कोड की लेंथ PQ कोड की लेंथ के इक्वल हो गई। तो इसे हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। समझ आया आपको। तो ये हमारी थ्योरम थी 5 मार्क्स में। और अब हमारा 5 मार्क में एक लास्ट क्वेश्चन और बच जाता है कि एक दी गई किरण पर 135 डिग्री के कोण की रचना करें। तो वो रचना और अब मैं आपको प्रकार की सहायता से समझाने जा रही हूँ कि 135 डिग्री के कोण की रचना हम कैसे करेंगे। मैं फिर से आपको कह दूँ कि आई विल टेक द हेल्प ऑफ ए बुक सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंगल। तो ये किरण है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, मान लो ये O है। तो हमने 135 बनाना है। यहाँ मैं कुछ बच्चों को बताना चाहूँगी, कई बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे एंगल हम बनाएं। तो 135 का ना डबल कर लो, 135 गुणा 2 कर लो, कितना हो गया भाई 270। ठीक है, 2 3 6 और 1 7 2 1 तो 270 हो गया। अब यहाँ हमने ना इस पर ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिनका सम 270 हो। 270 के ऐसे टुकड़े करो जो यहाँ पॉसिबल हो। तो भैया या तो आप ये देखो कि 90 और 180, 0 9 8 17 1 और 1 तो 90 और 180 का जोड़ 270 होता है। तो अगर हम 90 और 180 का बिल्कुल बीच में एंगल बनाएं तो वो हमारा 270 का आएगा हाफ 135। या ध्यान देना भाई 150 और 120 का जोड़ भी आपका 270 होता है। हम 270 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम उसका हाफ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले तो आप एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। अपना कंपास खोलना है आपने और एक आर्क आपने ड्रॉ करनी है। 90 का एंगल तो आपको हर हालत में बनाना पड़ेगा, 90 के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। चल तो जाएगा, वैसे कैसे चल जाएगा मैं अभी आपको बताती हूँ। 60 120 आप देख पा रहे होंगे और ये हो गया 180।
ठीक है भाई। यहाँ आप इसको ज्वाइन करिएगा, मैं थोड़ा रफली कर रही हूँ, आपने स्केल यूज़ करना है। तो ये हो गया 180। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बिंदी 180 की है, ये बिंदी 120 की है, और इन दोनों का जब मैं आधा करूं, ध्यान देना, तो 180 जमा 120 कितना होता है 300, और 300 का जब मैं आधा करूं तो कितना आएगा 150, यानी कि 150 डिग्री। तो मैं 90 का नहीं बनाती हूँ, मैं इन दोनों का हाफ करती हूँ। कंपास को उतना ही रखना ताकि गलती ना हो। आधा करने के लिए एक आर्क 180 से लगाई और एक आर्क आपने 120 से लगा दी। तो ये जो एंगल आपको बेटा जी मिला है, ये 150 डिग्री का एंगल आपका बनने जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 180 मैं इसको इस तरफ से रखकर, मैं इस तरफ से बुक रखकर आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपको वो फेस करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ रही है अभी। तो ये ऐसे, ये देखो, ये कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है भाई। ये मैंने, अब इसको मैं रफली लूँगी क्योंकि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन। तो ये मैंने 150 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिया। यहाँ मैं, ये इस आर्क पे देखना होता है एंगल कैसे बन रहा है, एंगल कैसे बन रहा है। ये पेंसिल है एक मेरे पास, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ है। जब ये पेंसिल घूमकर यहाँ आ रही है तो ये 60 डिग्री पर है, जब ये घूमकर यहाँ आ रही है तो ये 120 पर है, जब ये इस लाइन पर आ रही है तो ये इसके साथ 150 पर है, और जब ये यहाँ आ रही है तो ये इसके साथ 180 पर है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँ, मे बी के भाई ये जो कैमरा का फ्लैश पड़ रहा है आपको ना दिख रहा हो, तो ये ओवर राइटिंग पर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ डबलिंग करनी पड़ रही है इसकी आपको शो करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया है। ये आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 120 और दिस इज 180 एंड दिस इज द हाफ ऑफ 180 एंड 120। तो ये आपका 150 आ गया। अब आप कहोगे भी आप 150 पे क्यों चले गए, हमें तो 270 पे जाना था। तो बेटा जी अब ये देखिए कि 150 में जब मैं 120 जोड़ती हूँ तो 270 आता है, और उसका जब मैं हाफ करती हूँ तो 135 आता है। यानी अब मुझे 150 और 120 का हाफ करना है। तो ये तो 120 का पॉइंट है, 150 का, और ये 120 का। अब हम इन दोनों का और मिड पॉइंट एक ले लेते हैं। सेम कंपास है, मैंने इसकी लेंथ को मतलब इसको विड्थ को मैंने कम ज़्यादा नहीं किया। तो 150 से एक आर्क और लगाते हैं और 120 से एक आर्क और लगाते हैं, और ये दोनों आर्क्स जहां मिलती हैं दैट इज 135 डिग्री। तो इसके लिए आपको अपना स्केल यूज़ करना है, सभी चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है, और ये इस तरीके से हम यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका 5 मार्क का है, तो आपको रचना के कदम भी इस पर लिखने पड़ेंगे। तो ये ए बी हमारी किरण है। तो रचना के चरण, रचना के कदम, रचना के चरण, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले एक किरण ए बी हमने ली, ठीक है, और ए बी पर कंपास की प्रकार की सहायता से एक चाप खींची जो ए बी को एल पर होते हुए जा रही है। एल से एक और चाप लगाई 60 डिग्री की, ठीक है, मैं वर्बली बता रही हूँ आपको, आप उसे लिख लीजिएगा। और एल से हमने 60 डिग्री, 120 और 180 डिग्री की चाप लगाई। फिर प्रकार की सहायता से 180 और 120 डिग्री का मध्य कोण निकाला जो कि 150 डिग्री का आ गया। आप इसको नाम दे सकते हो ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी, जो 180 वाला है इसको डी, और डी और बी जो कि 150 और 120 डिग्री के कोण हैं उनका मध्य बिंदु हमने लिया, तो हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो ये 5 नंबर का है, इसलिए वैसे तो इन्होंने दिया नहीं हुआ है, इन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, एंगल बनाना है। तो अगर आप 2-4 चरण लिख भी आते हैं तो वो इफेक्टिव रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सबसे बेस्ट है, 90 का बनाने से थोड़ा गलत आ जाता है। तो 120 और 180 से हाफ करके 150 निकाला, 150 और 120 का हाफ करके फिर हमने 135 डिग्री का कोण बनाया। तो ये आपका कंप्लीट सेट पेपर था बेटा जी। अगर आपको समझ आया है, मेरे लेक्चर अच्छा लगा है ये आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी क्लास में अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।